हर बार पासपोर्ट लेके जाना थोड़ा रिस्की होता है, तो स्टेट आईडी बनवा लो। इमरजेंसी रूम आसपास कहाँ पे है, अर्जेंट केयर आसपास कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूएस में रूल है कि अगर आप यूएस में रह रहे हो तो आपको पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप इतना पैसा बचाओगे हर महीने अगर आप ये करोगे। सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू एन इन्फॉर्मेशनल व्लॉग। बहुत ज़्यादा लोग अभी यूएस मूव करने वाले हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स टू प्रोफेशनल्स। अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। जब लोग यहाँ यूएस में मूव करते हैं ना, तो उनके बड़े अलग सपने होते हैं, बड़े अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ओवर बियरिंग हो जाते हैं, और वो जो प्रोसेस है उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो, थिंग्स नॉट टू डू आफ्टर कमिंग टू द यूएस, और इसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड होगा। अगर आप यूएस मूव करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपका ड्रीम है तो आप ये व्लॉग ज़रूर देखना। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। कि जो मौसम है वो ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो हम जल्दी जल्दी बताने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स कंटेंट की कमी ना हो तो वी ऑल्सो हैव प्रशांत। पहली चीज़ आई गेस मेरे हिसाब से जो नहीं करनी है वो ये है कि यहाँ आके घर नहीं ढूंढना है, रिसर्च इंडिया से करके आनी है। पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो घर है वो 2 महीने पहले चले जाते हैं मार्केट से। तो अगर आप यहाँ पे जब भी मूव आउट करना होता है तो फिर 2 महीने का नोटिस देते हैं, तो 2 महीने का नोटिस देते हैं, और लोग वहीं उसी समय घर मार्केट पे लगा देते हैं, और काफ़ी सारे घर स्पेशली हाई सीजन में जल्दी निकल जाते हैं। हाँ, और प्रशांत को ऐसा हुआ था, याद है जब प्रशांत मूव्ड एट द फर्स्ट टाइम, तब घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, काफ़ी टाइम लगा था हमें। हाँ। तो हमेशा ये अच्छा रहता है, अगर आप जिस एरिया में मूव कर रहे हो वहाँ आप किसी को जानते हो तो वहाँ से लोगों से रिसर्च कर लो। 2-3 महीने 2-2.5 महीने पहले से रिसर्च करना शुरू कर दो कि कहाँ रहना है। सारे एरिया सेफ़ नहीं होते, तो कौन सा एरिया अच्छा है, कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे कम्युनिटी अच्छी है, कहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, कहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं, ये सब देख लो। अगर आप ऑनलाइन वर्चुअल टूर के थ्रू घर वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड देखने जा सकता है तो फिर, और कोई घर आप फाइनलाइज कर सको तो अच्छा है कि आप बिना देखे भी फाइनलाइज कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि बिल्कुल एकदम ब्लैंक होके यहाँ नहीं आना है कि मतलब यहाँ पे आके देख लेंगे, यहाँ पे आके नहीं देख पाओगे। बहुत सारी रिसर्च अपने घर से करके आना कि यहाँ आके करना क्या है। हो सके तो अपार्टमेंट्स के नाम फाइनल करके आना, हो सके तो घर के टूर्स फाइनल करके आना, उससे ईजी हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो, एरियाज तो देख के ही आ जाना कि कौन से एरिया में आपको देखना है। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह मूव होना चाहते हो तो अपने सीनियर से बात कर लेना कि कहाँ रहना है। यहाँ पे आके लास्ट मिनट में आपको कुछ भी ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। मोस्टली ये भी होता है कि मतलब अपार्टमेंट ढूंढने में इन जनरल टाइम लगता है। ये नहीं होता कि आपको आप आओगे, आप पहले दिन अपार्टमेंट देखोगे और आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखना पड़ता है, बहुत सारे एरिया, बहुत सारी जगह देखने पड़ते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी है, उसका प्रेफरेंस है, उसके पास बाकी ऑफर्स हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार ये भी हुआ है हमारे साथ अपार्टमेंट्स ढूंढने में कि हमने एक अपार्टमेंट देखा, पसंद किया, और अगले दिन आए और वो अपार्टमेंट जा चुका है। हाँ। तो इस टाइप की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो फिर मतलब इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना बेस्ट अपार्टमेंट फर्स्ट दिन में ही मिल जाए ऑब्वियसली। तो मतलब आपको जो भी अच्छा मिल रहा है फटाफट फाइल कर लेना। और सेकंड पॉइंट है शेयरिंग इज केयरिंग। यहाँ पे आके हो सके तो शेयरिंग में रहना, हो सके तो चीज़ें शेयरिंग में करना। जैसे अगर आप यहाँ आओगे तो आपके यूटिलिटीज़, इंटरनेट, रेंट एक तरफ होता है और उसके ऊपर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो अगर आप वो डिवाइड कर सको तो ईजी रहता है। रेंट में तो होता ही है कि 2 बेडरूम है, वो 1 बेडरूम से 1.3 से 1.5 आई थिंक 1,500 में अगर आपका 1 बेडरूम मिलेगा तो अराउंड 2200 में 2 बेडरूम मिल जाएगा। तो फिर आपको 2 बेडरूम में रहना, हाँ, अब बड़ा घर होगा तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ उसमें ये भी रहती है कि ऐसे इंटरनेट हर एक को अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक इंटरनेट कनेक्शन 3-4 लोग शेयर भी कर सकते हैं। यूटिलिटीज़, खाना पीना, पानी, और हाँ, ग्रॉसरीज हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब कम पड़ते हैं अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो। तो अकेले मत रहना, हो सके तो किसी फ्रेंड के साथ रहना। अगर आप स्टूडेंट हो तो किसी को पकड़ लेना, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी रह सकते हो, ज़्यादा सही रहता है। आई थिंक जब लोगों की शादियाँ नहीं हुई थी तो याद है हमारे स्टैम्फोर्ड में आई गेस सब लोग ही शेयरिंग में रहते थे। इनफैक्ट शादियों के भी 1-1 साल बाद तक बहुत सारे लोग शेयरिंग में रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है। एक और चीज़ जो लोग बहुत यहाँ पे आके एक और गलती करते हैं, वो इंडिविजुअल लाइन ले लेते हैं कि वेराइजन या की मोबाइल से। वो इंडिविजुअल लाइन बहुत महंगी पड़ती है, $60-70 की पड़ती है पर मंथ। या फिर वो किसी सस्ते कैरियर से लाइन ले लेते हैं पैसे बचाने के लिए, जिसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होता। तो सॉल्यूशन इसका ये होता है कि एक फैमिली प्लान ले लो, 4-5 लोग मिलकर फैमिली प्लान ले लो, वो रिलेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ता है। और वैसे वेराइजन, टी मोबाइल, कहीं जो मेन ब्रांड्स हैं वहाँ से आप आराम से ले पाते हो। हम लोग अभी तक भी फैमिली प्लान ही यूज़ करते हैं। 7-8 लोग मिलके हम लोगों ने प्लान ले रखा है। आई गेस उसका जो उसका कॉस्ट है अराउंड $30 to $35 पर मंथ है। तो सोचो आप इतना पैसा बचाओगे हर महीने अगर आप ये करोगे तो पैसा ही पैसा होगा।
अगर आप इंडिविजुअली लोगे तो विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ले लो, मतलब रीच आउट करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं इंडियन एक्सपैट्स इन यूएसए, या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटी के ग्रुप होंगे, तो फिर आप उसमें इनरोल कर सकते हो और लोगों से बात कर सकते हो, और ताकि साथ में आप लो। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो शुरू में आई गेस आप प्रीपेड ले लो। हाँ, शुरू में 1 आध महीने आप प्रीपेड से भी काम चला सकते हो। प्रीपेड बुरा नहीं होता, और प्रीपेड के पोस्टपेड पे ओवरऑल ऑफर्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। ओवरऑल चीज़ें आपको फ़ोन ऑफर्स मिल जाते हैं, हाँ। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो उस चीज़ के लिए बेटर रहता बट है। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्रीपेड ले लो, फिर जब तक और सेटल हाँ, हो फिर जाओगे बाद में मूव करके फैमिली प्लान में मूव हो जाओ। देखो, मूव करना कहीं भी बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली एज अ स्टूडेंट। बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी होती है, मतलब वीज़ा, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, एडमिशन, सबमिशंस, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आई हैव ऑल्सो लिव्ड इन यूके फॉर अ ईयर, और वहाँ भी सेम स्टोरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप यूके मूव करना चाहते हो, देन आई हाईली रिकमेंड डू चेक आउट SIUK. SIUK specializes in selecting the right UK university for international students, और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके प्रोफेशनल गोल्स, आपको लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, उसके हिसाब से वो आपको लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी बताएगा जहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीज़ा प्रोसीजर, अकोमोडेशंस, पर्सनल स्टेटमेंट, फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ों में SIUK आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए रिगार्डिंग द राइट यूनिवर्सिटी एंड राइट कोर्स, तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। SIUK इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंसल्टेंसीज इन इंडिया। डू चेक आउट SIUK विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गलती जो आपको यहाँ पे आके बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि यहाँ पे आके वेट नहीं करना है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँगा। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे 6 months to 1 year डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आई गेस आप यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इतना ड्राइव कर सकते हो। और आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ पे गाड़ी हायर भी कर सकते हो, यहाँ पे गाड़ी खरीद भी सकते हो। हैविंग सेड दैट, कभी कभी क्या होता है 6 महीने निकल जाते हैं और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अब मैं क्या करूँ, और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है ऐसा। तो अगर आपके पास वो 6 months हैं, उस बीच में आपको यहाँ पे एक टेस्ट देना है, और वो टेस्ट के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट देना है, प्रैक्टिकल देना है, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जितना जल्दी हो सके ले लेना है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में टाइम भी लग जाता है, अपॉइंटमेंट्स मिलने में, प्लस फेल भी हो सकते हो। अपॉइंटमेंट से कभी-कभी 2-2 महीने बाद मिलता है। हाँ। तो इसलिए इस चीज़ में जाके कुछ लोग देरी करते हैं, फिर उनका टाइम में लाइसेंस बन नहीं पाता। और एक और एडवांटेज होता है ड्राइविंग लाइसेंस का कि इट वर्क्स एज अ स्टेट ID। तो वो आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ काम करता है। तो आपको हर जगह आपको जहाँ भी ID प्रूफ दिखाना हो, आप अपना पासपोर्ट लेके जाना अवॉइड करना चाहोगे, काफ़ी रिस्की भी है, जो काफ़ी रिस्की है। तो इट मेक सेंस टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस, ताकि आप ड्राइवर्स लाइसेंस हर जगह US का दिखा सको। इंडिया वाले IDs काफ़ी जगह लोग मानते नहीं है, उनको लगता है पता नहीं क्या है, उन्हें समझ नहीं आता, हाँ। तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। और वो भी है ना कि अगर आपको ड्राइविंग आती भी नहीं और आपको गाड़ी चलानी भी नहीं है, तब भी आप एक स्टेट ID बनवा सकते हो। उससे अगर आपको जैसे मान लो मुझे कल को SF फ्लाई करना है या किधर फ्लाई करना है, तो हर बार पासपोर्ट लेके जाना थोड़ा रिस्की होता है, तो स्टेट ID बनवा लो, वो भी बन एक नॉन ड्राइवर स्टेट ID होती है, जो कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना, तो आप फटाफट एक स्टेट ID बनवा सकते हो, विच इज़ लाइक वो भी DMV पे ही बनता है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में ही बनता है। बट वो उसके अलावा ड्राइविंग आनी ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट एक एज एन ID आपके काम आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ से आ रहे हो, क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू कर दो, क्रेडिट कार्ड ले लो अपना, नहीं चाहिए तब भी ले लो, सब लेना शुरू करो, थोड़े उस पर परचेजेस करना, उसको बिल पे ऑफ करते रहो, उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। और आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो, आपको कार लोन लेना है, आपको घर का लोन लेना है, या आपको इन जनरल लाइक बड़े क्रेडिट कार्ड्स पे के लिए अप्लाई करना है, तो उन सब चीज़ के लिए क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी होता है ना कि इंडियन मेंटालिटी में ऐसा होता है कि जैसे हमारे पापा मम्मी की जनरेशन है कि जी हम तो क्रेडिट लेंगे ही नहीं, हम तो मतलब बस लेंगे ही। क्रेडिट कार्ड लोगों को थोड़ा वो रहता है कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, कहीं खर्चे आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो वो यहाँ की इकोनॉमी में ज़रूरी है, यहाँ पे ज़रूरी होता है, वरना आपको इवेंचुअली जब आप लोन लोगे तो आपको वहाँ पे आपका नुकसान करेगा। और गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो ये है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल सिस्टम हियर, थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। चीज़ें यहाँ बहुत अलग हैं, अलग देश है, अलग रिक्वायरमेंट है, मेडिकल सिस्टम यहाँ बहुत ज़्यादा अलग है। कभी कभी लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता इंश्योरेंस ले लेते हैं और फिर उसके बाद दिक्कत हो जाती है। तो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिसर्च ऑन द मेडिकल सिस्टम, अंडरस्टैंड व्हाट योर नीड्स आर, एंड फिर आप करो। यहाँ पे मेडिकल सिस्टम कैसे काम करता है, आपको एक प्राइमरी केयर फिजिशियन होता है, आपको उसके पास काफ़ी बार जाना पड़ता है, तो आप एक प्राइमरी केयर फिजिशियन सेट कर लो अपना। एक बार अगर आप एक बार डॉक्टर से नए अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो फिर उसमें टाइम लगता है 2-3 महीने, और अगर आप मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स के लिए रिपीटिंग अपॉइंटमेंट है तो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डॉक्टर भाई साहब बुक कर लेना अपना। तो आपका इमरजेंसी रूम आसपास कहाँ पे है, अर्जेंट केयर आसपास कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके इंश्योरेंस जो है उसके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डॉक्टर हैं पास में, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो इमरजेंसी में यू कैन एक्चुअली एंड अप पेइंग अ लॉट मोर, एंड आल्सो यू विल पैनिक।
हाँ, अगर आपको पैनिक भी होगा कि आपको चीज़ें पता नहीं होंगी तो ये सब चीज़ें पता करके आना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये समझना कि जब आप मूव करोगे तो आपको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। ऑफ कोर्स आई गेस आपके पास 2-3 बैग्स होंगे जब आप मूव करते हो, आपकी पूरी ज़िंदगी होती है वहाँ पे, और फिर जब आप यहाँ मूव करते हो तो चॉइसेस बनाने में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। आई गेस फॉर्मल्स लाने होते हैं, इंडियन क्लोथ्स लाने होते हैं। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लोग ऐसे होते हैं जो ले आते हैं और वो यहाँ पे यूज़फुल नहीं होती, जैसे कि ठंडे कपड़े जो कि यहाँ के ठंड के लिए काम नहीं आते, या फिर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो बड़े वाले चलते नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें भी ले आते हैं जो यहाँ मिल जाती हैं, जैसे कि मसाले वगैरह। हाँ। और कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि चश्मे, हाँ, जो कि यहाँ पे फिर बहुत कॉस्ट अ लॉट। एक्चुअली क्या लाना है क्या नहीं लाना है उसका मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बना रखा है, डिटेल्ड वर्जन, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। बट यूजुअली एक इंटेलिजेंट इंपॉर्टेंट चॉइस बनाना कि लाना क्या है क्या नहीं लाना। आप नहीं चाहोगे कि आपका घर ऐसी चीज़ों से भर जाए जो आपको ज़रूरत भी नहीं है, या ऐसी चीज़ों से भर जाए जो यहाँ बड़े आसानी से मिलती है, तो वो बात का ज़रूर ध्यान रखना। फाइनली यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है और अचानक से झमझम बारिश हो गई। हम लोग हाफवे के फुल ब्लोन, और पता नहीं घर हमारे कैसे पहुँचेंगे। शेड है तो हम बचे हुए, अभी तो हमें लगा ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं अपना। ब्लॉग नहीं रुकेगा, ब्लॉग नहीं रुकेगा। बड़ा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं इज़ टू अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट देयर पे चेक। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 100K है यहाँ पे, तो आई गेस दैट इज लेस देन 80K इन टैक्सेस, राइट? हाँ, मतलब कहाँ डिपेंडिंग ऑन कहाँ रह रहे हो, आपकी सैलरी किसी से कम या ज़्यादा हो सकती है। हाँ। प्लस यहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं वो भी 2-3 टाइप के टैक्सेस होते हैं। आपको नॉर्मल टैक्स तो लगता ही है, उसके अलावा स्टेट टैक्स लगता है, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी टैक्स और ये सब चीज़ें भी लगती है। प्लस यूटिलिटीज़। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो यहाँ आते हैं, उनको लगता है जी मेरी इतनी सैलरी है, मैं इतने का घर अफोर्ड कर सकता हूँ। आप शायद कर सकते हो, शायद नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपका टैक्स जो है वो कटेगा। यूटिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और भी इतने सारी ग्रॉसरीज और ये सब के खर्चे होते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। एक तरीके के लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शायद पैसे होते हैं, जो उनको लगता है नहीं पैसे तो है ही नहीं, जो बिल्कुल ही मतलब बेसिक रहते हैं, वो भी करना ठीक है या नहीं करना है वो आपके ऊपर जज। मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि जब आप स्पेशली जब आप आ रहे हो तो थोड़ा अपने एस्टिमेट को थोड़ा कंजर्वेटिव रखो कि आपके पास वो टैक्स कितना है, और आसपास के एरिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग का थोड़ा आइडिया ले लो। हाँ। एंड बी अ लिटिल कंजर्वेटिव इन द बिगिनिंग। बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन अफोर्ड मोर और आपने यू कैन ऑलवेज स्पेंड मोर। हाँ, बट ओवर एस्टिमेट मत करना कि जी इतनी सैलरी है, इंडिया में तो इतना कमाता हूँ, यहाँ इतना कमाता हूँ, उसके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, तो वो गलती मत करना। और एज यूजुअल बेसिक मतलब वो तो दुनिया में कहीं भी आप रह रहे हो कि थोड़ा सा पैसा इमरजेंसी के लिए सेट असाइड हमेशा करना होता है, तो वो ध्यान रखना। डेडिकेशन देख रहे हो, बारिश में भी फ्रेम चेंज हो रहा है हमारा। बट हम लोग दूसरी जगह आ गए, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और पानी पैरों पे आ रहा था, हमने चेंज कर लिया। बट एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं इज़ नॉट टू हैव अ बैलेंस इन रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। कभी कभी क्या होता है प्रशांत, हमारे इंडिया वाले दोस्त होते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और यहाँ वाले दोस्तों के पीछे भागते हैं, या फिर हमारे यहाँ वाले दोस्त को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मतलब बनाने का ट्राई ही नहीं करते, और फिर इंडिया वाले दोस्तों के पीछे भागते रहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पुराने वाले दोस्तों को भी रखो, एंड आई गेस नए वाले भी रखो, क्योंकि नए वाले जितने इंपॉर्टेंट है पुराने वाले भी उतने इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों में एक्चुअली एफर्ट मारना पड़ेगा कि यहाँ पे इन एनीवेज नई जगह पे नए दोस्त बनाने में हमेशा एफर्ट मारना पड़ता है। ऑन एट द सेम टाइम इंडिया में क्योंकि टाइम जोन वगैरह का डिफरेंस है, मुंह फुला लेगा कि जी तू बात नहीं कर रहा है मुझसे, या तू घूम रहा है, टाइम जोन वगैरह डिफरेंस है, तो अपने पुराने रिलेशनशिप्स को भी कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है, आपको टाइम जोन मैनेज वगैरह करना पड़ता है। हाँ, तो दोनों दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं। ये गलती मत करना कि एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करो, नए भी इंपॉर्टेंट है, पुराने भी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेशली वर्किंग लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट होती है। वो होता है कि जो लोग अगर आप इंडिया से काम करके यहाँ मूव हो रहे हो, तो आपका टैक्स सिस्टम थोड़ा इंडिया का और यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे इंडिया में अप्रैल टू मार्च टैक्स होता है, यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर टैक्स होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका जब भी आप मूव कर रहे हो, तो मेरा पर्सनल आइडिया ये होता है कि आप अवॉइड करो कि कोई भी इंडिया में जितना कम से कम आप इनकी इनकम हो वो बेटर है आफ्टर यू मूव। क्योंकि यहाँ पे यूएस में रूल है कि अगर आप यूएस में रह रहे हो तो आपको पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया में आपके बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है, आप इंडिया में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी देना पड़ेगा। डबल टैक्स से थोड़ा पैसा डबल टैक्स ट्रिकी से थोड़ा पैसा बच जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको इवेंचुअली थोड़ा हमेशा ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि टैक्स फ्री स्कीम्स होती हैं इंडिया में, वो चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं होती। तो अगर आप मूव कर रहे हो तो मेक सेंस कर लो अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देख के कि भाई ये मैंने एफडी करा रखी है जो यहाँ पे टैक्स फ्री की वजह से करा रखी है, डज इट स्टिल मेक सेंस टू हैव इट, क्योंकि यूएस में वहाँ टैक्स भरना पड़ेगा। और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे ऐसे टैक्स वाले रूल्स होते हैं, ऐसे आपको अपना अकाउंट चेंज करके एनआरओ अकाउंट में करना होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत, हाँ, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लो कि एज इन टैक्स पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अगर आप इंडिया से बाहर मूव हो रहे हो तो क्या क्या चेंजेस होते हैं।
वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू पुट एम्फेसिस ऑन जब आप मूव करो इज़ नॉट टू कंपेयर योर लाइफ। यहाँ पे हर एक बंदा अपनी एक स्टोरी लेके आया है। कभी कभी क्या होता है, जो लोग एकदम आते हैं वो अपनी लाइफ ऐसे लोगों से कंपेयर करते हैं जो शायद 10 साल से यहाँ हो, है ना। ऐसा होता है, लोग रखते हैं नहीं जी तुम्हारा तो लाइफ सेटल है, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, तुम्हारे बच्चे सेटल हो गए हैं, सब अच्छा है। ऐसा नहीं होता, उसकी अपनी एक स्टोरी है, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसका अपना एक हार्डवर्क है और उसका अपनी एक जर्नी है। तो डू नॉट कंपेयर योर लाइफ। इनफैक्ट अगर तुम किसी के साथ आ रहे हो तब भी आप कंपेयर मत करना। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले का वीज़ा लग जाता है, कभी कभी सामने वाले का तुमसे बड़ा घर होता है, तुमसे बड़ी गाड़ी होती है, तुमसे बेटर नौकरी होती है, या फिर कोई स्कूल फ्रेंड। देख सोशल मीडिया पे जो तुम चीज़ें देखते हो दे आर नॉट द होल स्टोरी ऑफ कोर्स। तो वो वाली चीज़, उनके पीछे वो कितनी EMI दे रहे हैं, या फिर वो कितना ज़्यादा चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर उन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, वो तुम्हें नहीं पता। सो डू नॉट कंपेयर। मेक अ हम्बल बिगिनिंग आई गेस। हो सके साथ में रहो, सोचो पैसा कैसे बच सकता है, यूटिलिटी शेयर करो, एंड हो सके तो थोड़ा अपने पेरेंट्स के लिए चीज़ें करो। दैट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ पीस एंड गुड जॉय। और आई गेस हो जाओगे सेटल। थोड़ा टाइम लगता है, हो ही जाता है। हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, अगर आपको समझ में आया, आपने कुछ नया देखा, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। प्लीज टेक केयर, टाटा।